Hello class, my name is Monica Singh. I am faculty of Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today I will teach you human resource management. Now I will explain you what is human resource management. Human resource management क्या होता है? Human resource management आपका 3 वर्ड्स को ऐड करके बनाया गया है, ह्यूमन प्लस रिसोर्स प्लस मैनेजमेंट। ह्यूमन आपको पता ही है, ह्यूमन बींग्स जैसे कि हम सभी लोग ह्यूमंस में आते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनकी हेल्प से आप अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, लाइक मनी, मशीन, लेबर, ये सारी चीज़ें आपके रिसोर्सेज हो जाते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी काम को आप किस तरीके से करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपका मैनेजमेंट में आता है। इन सारी चीज़ों को मिला के बना है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, सभी चीज़ों में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूटिलाइजेशन होता है। अगर ये ना हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो वो वर्क नहीं कर सकती है। ये आपका बैकबोन की तरह वर्क करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एम्प्लॉयज़ के साथ और एम्प्लॉयर्स के साथ डील करेंगे, कैसे उनसे वर्क करवाएंगे, कैसे उनसे आप बेस्ट प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। नाउ वी विल कम टू द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्कोप क्या क्या होगा? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में क्या होता है? आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस पोस्ट पे किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, उसके लिए उसमें वो क्वालिटी, वो स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें होनी चाहिए जो उस पोस्ट को सेटिस्फाई करे और आपकी जो नीड, वांट्स एंड डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप किसी भी एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब हायर करते हैं तब उसको इनिशियल स्टेज पे ये प्रोसेस करते हैं। कभी ये ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इनिशियल स्टेज पे ही करेंगे। इनिशियल पे तो मतलब होता ही इम्पॉर्टेंट है, बट ये आपको मिड सेशन में भी कराना पड़ सकता है। अगर आप अपना न्यू प्रोजेक्ट लेके आते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई नया प्रोग्राम लाते हैं, या कोई अपडेशन आता है मार्केट में और आपको लगता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ का यूज़ करना है, तो आपको ये किसी भी टाइम प्रोवाइड कराना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो आपको बेस्ट प्रोडक्टिविटी परफॉर्म करें और जो अपना काम है वो बहुत अच्छे से कर सकें। जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब एनालिसिस का ही पार्ट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस जो होता है वो आपका ओवरऑल इंफॉर्मेशन या ओवरव्यू ऑफ द जॉब होता है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम क्या बताते हैं? आपका जॉब का टाइटल बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, आपको क्या वर्क करना पड़ेगा, लाइक आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो आपको किस टाइप की मशीनरी का यूज़ करके काम करना पड़ेगा, या आपके जो वर्किंग आवर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में आती हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आता है? जॉब स्पेसिफिकेशन में आपके क्वालिफ़िकेशंस आता है, स्किल्स आते हैं, एक्सपीरियंस आता है, ये सारी चीज़ें आपके जॉब स्पेसिफिकेशंस में आते हैं। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड। कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड क्या होता है? जब कोई एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से अपने वर्क को परफॉर्म करता है तो आप उसे रिवॉर्ड्स देते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स में क्या होता है? आप अपने एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को देखते हैं, लाइक आपका जो एम्प्लॉय है उसका जो वर्क उसे दिया, साइन कराया गया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो अच्छे से परफॉर्म करता है कि नहीं करता है, वो अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में टाइम पे आता है कि नहीं आता है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स और कलीग्स के साथ में, अपने टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सबके साथ में कैसे बिहेव करता है, कैसे बात करता है, अपना जो वर्क है उसमें बेस्ट परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स में आती हैं। नेक्स्ट, वेलफेयर।
वेलफेयर क्या बताता है? वेलफेयर में आपके एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटीज़ आती हैं, सेफ्टी आती है, सेटिस्फेक्शन आता है, हेल्थ आता है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ आती हैं, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ आती है, एकोमोडेशन आता है, एजुकेशन आता है। ये सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉय के वेलफेयर में आते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होता है? आपका जो एम्प्लॉय है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डील कर रहा है, आपको ये देखना पड़ता है। इसमें ना आप अपने वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट देखते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को भी देखते हैं, ग्रेवियंस मैनेजर को देखते हैं। अच्छा, आपको पता है ग्रेवियंस क्या होता है? ग्रेवियंस सेल्स वगैरह आपने सुना होगा। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। जब आपके एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम होती है तब वो एम्प्लॉयर, अगर उनकी प्रॉब्लम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, आई मीन टू से कि जैसे कि 4th क्लास का एम्प्लॉय है, लेबर है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किससे कहेगा? अपने टीम लीडर से कहेगा। टीम लीडर से भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो किसके पास जाएगा? मैनेजर के पास जाएगा। वो मैनेजर के पास से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है तो किसके पास जाएगा? अच्छा, जो भी आपका ऊपर हायर अथॉरिटी बैठी होगी उनके पास जाएगा। उनके पास भी उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा? सीईओ के पास जाएगा। उनके पास भी उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो वो टॉप लेवल के पास जाएगा, जो आपके ओनर है ऑर्गेनाइजेशन के। अगर उसको वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट करेगा, वहाँ पे भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तब वो क्या करेगा? जो ओनर है वो अपने एक ग्रेवियंस सेल को कहेगा कि आप है ना ये केस अपने हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेवियंस सेल है आप उनके पास लेके जाइए, वो आपको इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली देंगे। और वो उनकी पूरी हेल्प करते हैं सॉल्यूशन देने के। और जो ग्रेवियंस सेल्स होते हैं, ग्रेवियंस मैनेजर वगैरह होते हैं, वो मैनेजमेंट जो होता है ग्रेवियंस सेल का, वो कौन होता है? उसमें किस टाइप के लोग होते हैं? उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस लोग बिठाए जाते हैं, जो अपने ड्यूटीज़ को कंप्लीट कर चुके होते हैं। जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि आप इस एज तक या इस टाइम तक कहीं पे भी आप एम्प्लॉय रह सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि 60 ईयर्स के बाद में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो 60 ईयर के बाद में जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो क्या करेंगे? वो जो एम्प्लॉयज़ रिटायर हो गए हैं उनको एक ग्रेवियंस सेल में हायर करके उन्हें वहाँ पे एक पोजीशन दी जाएगी और वहाँ पे वो बैठेंगे। और जब भी किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उनके पास लेके जाएंगे और वो उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है। नाउ वी विल कम टू द नेचर ऑफ द HRM। ये आपका एक्शन ओरिएंटेड होता है। इसमें क्या होता है? कीपिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, आपके रिटन प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह होते हैं। ये आपके एक्शन ओरिएंटेड में आता है। ग्रोथ ओरिएंटेड क्या होता है? इसमें आपका क्या होता है? इसमें आप है ना अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ करते हैं, लाइक उन्हें रिवॉर्ड देते हैं। अगर कोई अच्छा सा काम कर रहा है तो उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, प्राइज़ देंगे। ये सारी चीज़ें आपके ग्रोथ ओरिएंटेड में आते हैं। नेक्स्ट आपका मल्टी डिसिप्लिनरी फंक्शन। मल्टी डिसिप्लिनरी फंक्शन में क्या होता है? इसमें आपकी जो आइडियाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, इन सारी चीज़ों पे आप वर्क करते हैं और इनको आप सोशोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकली एंड साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। चैलेंजिंग फंक्शन में क्या होता है कि जैसे कि आपने किसी एम्प्लॉय को कोई काम दिया करने के लिए, तो क्या होगा? वहाँ पे आपने एक एम्प्लॉय को जो काम दिया वो अपनी तरफ से तो बेस्ट परफॉर्म करेगा, बट दूसरे केस में क्या होगा? आपने वही काम या उससे रिलेटेड काम या उतनी ही कैपेबिलिटी का काम दूसरे एम्प्लॉय को भी दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया? दो एम्प्लॉय को जब सिमिलर काम दिया जाता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कंपटीशन टाइप का जनरेट हो जाता है। जब कंपटीशन जनरेट हो जाता है तो जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। नेक्स्ट है आपका
ऑनगोइंग प्रोसेस, ये आपका रिस्ट्रिक्शन टू अ पर्टिकुलर टाइम एंड डेट, ये आपका इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम और डेट के लिए, आपका कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसे आप एवरी आवर्स, एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी ईयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द HRM, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है HRM का? टू असिस्ट इन सिक्योरिंग द गोल सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक गोल सेट करके दिया जाता है कि आपको ये काम जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करके देना ही है। नेक्स्ट है टू हेल्प द एम्प्लॉय इन सिक्योरिंग द पर्सनल गोल्स फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ही ग्रोथ का नहीं ध्यान रखना होता है, बल्कि आप अपने इंडिविजुअल का भी रखते हैं कि हमारा क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी क्या ग्रोथ हो रही है। अल्टीमेटली जब किसी एम्प्लॉय की ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता है, और हर कोई एम्प्लॉय यही चाहता है कि हमारी स्किल्स डेवलप हो, हमारी नॉलेज डेवलप हो, हम मतलब कि नया नया चीज़ें सीखने को मिले। तो जब वो अपने आप को एक्सप्लोर करेगा तो वो अल्टीमेटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है टू इन्हेंस जॉब सेटिस्फेक्शन। इसमें क्या होता है, आपका कोई भी एम्प्लॉय है अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपने अपनी स्किल्स को तो बढ़ा ही रहा है, वो अपने अगर वो सेटिस्फाई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आप जो उसे सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो उसे वर्क असाइन किया है, जिसमें वो इंटरेस्टेड था, आई मीन कि जिसमें उसने अपनी स्टडी की है उससे ही रिलेटेड उसे जॉब मिल रहा है, तो वो उसमें बेस्ट परफॉर्म भी कर पाएगा, उसे उसके बारे में पता भी होगा। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। नेक्स्ट टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, to maintain disciplinary among employees, to increase organization productivity। ये तो सारे पॉइंट्स से इजी थे, आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को, जब एम्प्लॉय हैप्पी होंगे, सेटिस्फाई होंगे, अपने जो वर्क साइन है उनसे भी वो सेटिस्फाई करेंगे, उनको उसके बारे में अवेयरनेस होगी, तो वो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू फोकस ऑन द क्वालिटी परफॉर्मेंस। आपको अपने एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि किसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना काम करने की, आप उसको उतना ही काम असाइन करेंगे तो वो आपको बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा वहाँ पे। टू क्रिएट रिस्पेक्टफुली इन्वायरमेंट, हमें ऐसा नहीं है कि अगर लोअर लेवल है तो हम उसे सही से बात नहीं करेंगे, हम हायर अथॉरिटी में आते हैं तो हम किसी से कुछ भी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें सबके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, गिव एंड टेक वाला हिसाब होता है। अगर आप किसी से अच्छे से बात करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपसे अच्छे से बात करेगा और वो आपका ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है आपका वी विल डिस्कसिंग द फंक्शन ऑफ HRM। ये आपके दो टाइप के होते हैं, मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेशनल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन जो होते हैं वो आपके प्री प्लान होते हैं, प्राइमरी गोल होता है आपका, जैसे कि आपको किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करना है या कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो वहाँ पे क्या होगा, पहले आपको मैनेजरियल फंक्शन होंगे, आपको सारी चीज़ों को पहले से ही प्री प्लान करना होगा। तो इसमें आपके क्या आएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये चीज़ें आपकी आएंगी। प्लानिंग में क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी बिज़नेस है या किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, एक डमी बनाते हैं कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, कहाँ से हमें रिसोर्सेज मिलेंगे, कहाँ से हमें लेबर मिलेगी, ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी आपको ये भी ध्यान रखना है, प्लस इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से आपको एडवांटेज होगा इन सब से। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है आपको इनको एक स्टेप बाय स्टेप वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को रखना पड़ेगा। सपोज डैट आप किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे या रखेंगे चीज़ों को तो क्या होगा, वो आपको बेस्ट आउटपुट भी देंगे। अगर आपको पता है कि जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का आपने बिज़नेस खोला है तो वहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि किसी जगह पे हमें ये रॉ मटेरियल है वो बहुत अच्छा मिलेगा, क्वालिटी में भी प्लस
उसकी प्राइस में भी, तो आप उसको वहाँ से परचेज़ करेंगे। आपने प्लान कर लिया हाँ कि हमें ये चीज़ें वहाँ से लेनी है, ऐसी इतनी लेनी है। फिर इसके बाद क्या होगा, आपने प्रोसीड बना लिया कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो पहले वहाँ जाएगा, एक कोई एम्प्लॉय के साथ में वहाँ बात करेगा, फिर वो लेके आएगा और हमको पता है ये डील पूरी हो जाएगी। और फिर इसके बाद जब हमारा वो आ जाएगा रॉ मटेरियल, उसके बाद हम लेबर को हायर करेंगे, फिर वो हमारा फर्दर प्रोसीड करेगा, मशीनरी वगैरह लगाएगा। ये सारी चीज़ें आपका मतलब कि जो स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें होंगी वो हम कहेंगे ऑर्गेनाइजिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, आपको एम्प्लॉयज़ अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्ट करना पड़ता है, उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं और आपको ये काम ऐसे करना है। और आपको जो प्यूपल है उसमें इंटीग्रेशन रखना पड़ेगा, मेंटेन डिसिप्लिन भी करना पड़ेगा, रिजॉल्व एम्प्लॉय ग्रेवियंस भी करना पड़ेगा क्विकली। क्योंकि अगर वो आप अच्छे से कर लेंगे तो ही तो आप लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करा पाएंगे, कमांड दे पाएंगे, तभी वो साथ में काम भी मिलके कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, उनमें तो कन्फ्लिक्ट ही होते रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेंगी, तो क्या होगा, कोई भी काम सही से नहीं करेगा, और करेगा भी तो आपको बेस्ट आउटपुट नहीं परफॉर्म हो पाएगा। कंट्रोलिंग में क्या होता है, इसमें आपका जो प्री प्लान्ड होता है, जो सेट चीज़ें होती हैं उनको आपको अच्छे से कंट्रोल करना पड़ता है, उनको है ना ध्यान देना पड़ता है कि चीज़ें सही से हो रही हैं या नहीं, मतलब कि जो भी टास्क जिसको दिया गया है वो सही से कर रहा है कि नहीं। और जो भी आपकी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारी चीज़ें मेंटेन है कि नहीं। अगर आप टाइमली सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे और उस पर वर्क करेंगे तो जो मिस हैपनिंग होगी या जो लॉस होगा वो कम हो जाएगा, उसकी जो रेट है वो कम होती जाएगी। क्योंकि जब आप चीज़ें टाइमली देख लेंगे तो जहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है सपोज़, तो वहाँ पे आपको 10 या 20 रुपीज़ का ही लॉस होगा अगर आप उसको टाइमली देख लेंगे। अगर आप उसको सोचेंगे कि नहीं बाद में देखेंगे, जब पूरा सामान तैयार हो जाए बन के, या जो भी काम है वो हो जाए तब देखेंगे, तब तक तो देर हो जाएगी। और क्या पता उसमें अगर आप इंस्टेंट कोई चीज़ को देख लें और वहाँ पे आपके पास चीज़ों को देख के कोई सॉल्यूशन होगा तो आप इंस्टेंट कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोलिंग में आती है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल फंक्शन। ऑपरेशनल फंक्शन जो होते हैं वो आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। जैसे कि इसमें आपको बताया गया है एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंपनसेशन, ह्यूमन रिलेशन। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में हमें जिस डेजिग्नेशन पे जिस एम्प्लॉय की नीड है उसको हम कैसे लेके आएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, फिर इंडक्शन करेंगे, फिर प्लेसमेंट करेंगे। पहले जो हो गया था जॉब एनालिसिस, ये तो मैंने आपको पहले बताया है। जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब एनालिसिस वो होता है ओवरव्यू ऑफ द जॉब। मैन पावर प्लानिंग मतलब कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर क्या करेंगे आप, रिक्रूटमेंट, एक पब्लिश कराएंगे नोटिफिकेशन पब्लिकली कि हमें इस पोजीशन के लिए इस टाइप के स्किल्स की या क्वालिफ़िकेशन के लोगों की नीड है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे या जिनको जो लगेगा वो एडवर्टाइजमेंट देख के अपने आप को अप्लाई कर देंगे। फिर क्या होगा, सिलेक्शन। सिलेक्शन कब होता है, सिलेक्शन में होता है जब आप किसी अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस क्राइटेरिया को जो फुलफ़िल करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जब आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, जो आपके जो पब्लिश नोटिस था उसमें से लोगों को जो निकाला है आपने, वो आपका सिलेक्शन कहलाएगा। सिलेक्शन के बाद आपका क्या आएगा, इंटरव्यू आएगा, या एप्टीट्यूड टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, या जो भी जीडी है, जो भी कोई फर्दर प्रोसीजर है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में क्या होगा, इंडक्शन। इंडक्शन पीरियड में क्या होता है, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं लोगों से कि आपको ये आपका एम्प्लॉय है, ये आपकी इस डेजिग्नेशन पे आया है, ये आपके सबऑर्डिनेट्स कलीग्स हैं। नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाता है जिससे कि वो उनके साथ कंफर्टेबल हो जाए। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये क्या है, ये बिल्डिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड। ये आपकी जो नॉलेज होती है किसी एम्प्लॉय की उसको डेवलप कराता है, स्किल्स को क्रिएट करना, क्रिएटिविटी किसी के अंदर है तो वो सारी चीज़ों को जानना और बताना अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन।
और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मर है, इसके अंदर इतने सारे स्किल्स हैं, तो क्या करते हैं हम उसे थोड़ी सी हेल्प करके इसके अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करके उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं, जिससे कि वो हमें बेस्ट आउटपुट दे सके। उसके कैरियर की भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर स्किल्स हैं बहुत ज़्यादा, पढ़ने में भी इंटरेस्टेड है, तो आप उसके कैरियर के ऊपर भी फोकस करती है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन आप लोगों को बताया गया है कि कंपनसेशन आपको किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। वो मॉनिटरिंग फॉर्म में भी हो सकता है या किसी अदर फॉर्म में भी हो सकता है। लाइक बोनस बेनिफिट हो गया, इंसेंटिव्स हो गए, सोशल सिक्योरिटीज़ बेनिफिट हो गए आपके, ये सारी चीज़ें आपके कंपनसेशन में आएंगी। ह्यूमन नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन क्या करता है? ये इंटीग्रेट करता है पीपल्स को, एक साथ रखता है कि हमें हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ मिल के रहना चाहिए, बात अच्छे से बात करनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री होके मतलब कि एक दूसरे के साथ सब कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए। ये आपका ह्यूमन रिलेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका रोल्स ऑफ HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। क्या क्या रोल्स होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है, ऑपरेशनल रोल होता है और स्ट्रेटेजिक रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में क्या आएगा? आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वो क्या क्या काम करता है? पॉलिसी बनाता है। वो पॉलिसी कैसे बनाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? HR के साथ, HR ही बनाता है, क्योंकि HR जो होता है वो हमारा एक तरीके का मीडिएटर की तरह काम करता है। जैसे कि कोई टॉप लोअर लेवल का एम्प्लॉय है या मिडिल लेवल का एम्प्लॉय है, तो वो दोनों ही जाके HR के कनेक्शन में रहेंगे। जो टॉप लेवल है आपका वो भी HR से कनेक्ट रहेगा। तो HR ही इन सारी HR जब पॉलिसी बनाएगा तो वो सबको ध्यान में रखते हुए बनाएगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब उससे सेटिस्फाई रहें। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट में क्या होता है? मैनेजिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड डेटाबेस, हैंडलिंग एम्प्लॉय बेनिफिट क्लेम्स, रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन कंसर्न लीव, मेडिकल्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, प्रेजेंटिंग नेसेसरी रिपोर्ट्स। मतलब कि आपका जितना भी कुछ भी होता है इसमें, जो भी एम्प्लॉयज़ होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स वगैरह, कौन क्या काम करता है, कैसे किसी से डील करता है, उसका सारा डेटाबेस, उसके काम्स वगैरह, एंड जो उसकी क्वेरीज रहती हैं, लीव्स रहती हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, या फिर जो भी कुछ भी वॉटेवर जो भी कुछ भी होता है, वो सारी चीज़ें HR के कनेक्ट रहती हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट होकर उसमें वर्क करता है। एडवाइज़री भी रहता है। नेक्स्ट है आपका एडवाइज़री। एडवाइज़र में क्या होगा? आपका जो HR है उसका एडवाइज़री का क्या, एडवाइज़री की तरह क्या रोल होता है? एडवाइज़री की तरह ये रोल होता है, वो ये काम करता है कि जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई काम नहीं कर पा रहा है या उसे कोई प्रॉब्लम आई, तो वो उसे एडवाइस करेगा कि नहीं, आपके पास ये सॉल्यूशंस हैं। उसके पास बहुत सारी, मतलब कि किसी प्रॉब्लम होगी तो उसे क्या कहेगा, ठीक है आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ग्रेवियंस सेल के पास चले जाइए। अगर कोई और भी प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट भी करवा देगा। अगर हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय की नीड पड़ती है, जैसे किसी को हायर करना है या किसी को कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो उसमें भी वो काम करेगा। लीगल एडवाइज़री भी होता है। ये लीगल एडवाइज़री कैसे होता है? ये कलेक्टिव बार्गेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देता है किसी भी एम्प्लॉयज़ को। joint consultation, interpreting and implementation and labor law, making contractual basis और permanent basis या temporary basis, सभी में ये लीगल एडवाइजरी की तरह काम करता है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल रोल्स। इसमें क्या होता है? ऑपरेशनल रोल्स में रिक्रूटमेंट आएगा, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन आएगा, और क्या आएगा? एम्प्लॉय कैंपेन्स।
रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ये आप रिक्रूटमेंट आपको बताया है ना अभी पहले। इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट में आप एक पब्लिक नोटिस को है पब्लिकली निकालते हैं। उसमें क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जॉब की, क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर उसमें सभी लोग बल्क में बैचेस में अप्लाई कर देते हैं। जिसको लगता है कि हाँ मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ, कि मतलब कि मैं इसको क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा हूँ, तो वो उसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ये आपका रिक्रूटमेंट होगा। ट्रेनर एंड मोटिवेटर। ट्रेनर एंड मोटिवेटर कैसे होता है एचआर जो होता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटर मोटिवेटर का काम कराता है। जैसे कि किसी एम्प्लॉय के अंदर स्किल्स हैं, बट उसने वो टास्क कभी किया नहीं है, उसने वो काम कभी नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, उस पे ऊपर काम उसको मोटिवेट करेगा कि नहीं आप काम कर सकते हो, मुझे पता है आप अच्छे से करोगे, और अगर कर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो मैं आपके साथ में हूँ। ये वो बहुत सारी बातें कह के उन्हें वो मोटिवेट कर देगा। ट्रेनर की तरह कैसे काम करता है, अगर उसको लगता है कि किसी एम्प्लॉय को उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जाए या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाए तो वो उसमें बेस्ट परफॉर्म कर लेगा, तो वो ट्रेनर की तरह भी काम करता है। एम्प्लॉय कैंपेन में क्या होगा, एम्प्लॉय एडवोकेट की तरह काम करेगा। जैसे कि कंपनी मोरल ऑफिसर हो गए। इसमें क्या होगा आपका, डिस्कवर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कि जिसमें एम्प्लॉय का इंटरेस्ट होगा उसमें वो उसे वर्क देगा। स्ट्रेटेजिक रोल्स में क्या होगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर और चेंज कैंपेन्स। स्ट्रेटजिक पार्टनर्स जो होते हैं वो आपके एक्ट करते हैं एज अ लाइबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वर्क करते हैं एज अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, stay home, stay safe.